चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज हम लोग करने वाले हैं अपना चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले इस चैप्टर में बात करते हैं किसकी यार, रिलेशन की। देखो भाई, अब जरा ध्यान से समझना, किन्हीं भी दो सेट के बीच में जो रिलेशन होती है, जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसका हमेशा सबसेट होती है। ये बात याद रहेगी, किन्हीं भी दो सेट के बीच में जो रिलेशन होती है, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होती है। तो रिलेशन बिटवीन टू सेट इज ऑलवेज बी द सबसेट of their Cartesian product। भाई किन्हीं भी दो सेट के बीच में जो रिलेशन होती है वो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होती है। बात समझ में आ गई? हमने पढ़ा था कार्टेशियन, मान लो एक सेट है ए और एक सेट है बी। किन्हीं भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं यार? हम लोग ऐसे निकालते थे, ए क्रॉस बी। ऐसे क्या बोलते हैं बेटा? किन्हीं भी दो सेट का क्या निकलता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई थिंक आपको निकालना भी आता होगा। जैसे एक सेट है ए कॉमा बी, एक सेट है बी 1, 2, 3। मुझे क्या बोला? ए क्रॉस बी निकालो। तो कैसे निकालता था? इन दोनों की पेयरिंग कर दिया करता था मैं। तो जब मैं इनकी पेयरिंग करूंगा तो क्या आएगा भाई? A1, A2, A3, B1, B2 और B3। भाई ये तुम्हारा क्या है? ए क्रॉस बी, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इन दो सेट के बीच में जो रिलेशन होगी ना, वो हमेशा क्या होगी? इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ऑलवेज इक्वल टू द सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? सपोज करो मैंने एक रिलेशन लिखी R1, A,1 और B,1। अब मैं आपसे पूछ लूं, क्या ये एक A to B रिलेशन है? क्या ये जो रिलेशन है वो A to B होगी? तो आप चेक करो, क्या ये वाले जो ऑर्डर पेयर है इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आती है? तो हाँ, क्या ये इसका सबसेट है ना? तो इसका मतलब क्या है? ये एक A to B रिलेशन है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखना है कि किन्हीं भी दो सेट के बीच में जो रिलेशन होती है वो क्या होता है? उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। ठीक है, अब यहां से एक फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है यार? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी के बीच में टोटल कितनी रिलेशन होगी? तो आंसर क्या बनेगा? जितना ए क्रॉस बी के सबसेट हो, है ना? क्योंकि ए और बी के बीच में जो रिलेशन होती है वो क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट। तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। समझ गए? और बताओ फटाफट से, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता था? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता था 2 की पावर n। यहां पे n क्या होते थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो इसके कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर जितने इसमें एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। सबसे पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का। समझ गए भाई? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी इज इक्वल टू 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। यहां पर एन ए क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और एन बी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। बात सबको समझ में आ गई? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सपोज करो ये एक सेट है ए, एक सेट है बी। तो इन ए और बी के बीच में टोटल कितनी रिलेशन हो सकती है? ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितनी हो सकती है? 2 की पावर 6। पता लग गया ए में कितने एलिमेंट है? 2। और बी में कितने एलिमेंट है यार? 3। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? एन ए इंटू एन बी 6, और 2 की पावर 6 दैट इज कितना हो गया? 64। बात समझ में आ गई? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बेटा सबको निकालनी आ गई? अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, एक सेट है ए,
एक सेट है ए, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3। एक सेट है बी, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4। समझ गए? तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए कितनी होगी? 2 की पावर एन ए इंटू एन ए, यानी कितनी हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए? तो आंसर आएगा 2 की पावर एन ए इंटू एन ए, यानी 2 की पावर 9। समझ गए? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, 2 की पावर एन बी इंटू एन ए। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए क्या होगा यार? 2 की पावर एन बी इंटू एन ए। कितना हो गया? 2 की पावर 4 इंटू 3, दैट इज 2 की पावर 12। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू बी 2 की पावर 16। बात समझ में आ गई? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना आ गया। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब एक फटाफट से मुझे ना एक रिलेशन बना के दिखा दो क्या होती है। क्वेश्चन लिखो, डिफाइन अ रिलेशन भाई एक क्वेश्चन है, एक रिलेशन बना रहे हैं हम लोग। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। ठीक है, अब अगर ए की सेट हो, ऑन सेट ए का मतलब है ए टू ए। अगर मान लो 2 सेट होंगे तो बोल देगा डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ए टू बी। बात समझ में आ गई? डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ए वेयर आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x is y equals to x square where x comma y belongs to set A and A equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्वेश्चन है यार, बस एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बस रिलेशन बनाना सीख रहे हैं। ठीक है भाई, इसको समझते हैं। ये जो रिलेशन है बेसिकली क्या है, इसमें कौन से 2 एलिमेंट आ रहे हैं? ऐसे 2 एलिमेंट आ रहे हैं जिसमें बाद वाला एलिमेंट पहले वाले का क्या है? स्क्वायर है। समझ गए? और एक्स और वाई किसके एलिमेंट है यार? सेट ए के एलिमेंट है। तो जरा मुझे बताना, इसकी अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखूं तो उसमें पहला ऑर्डर पेयर क्या है? जब एक्स की वैल्यू, अब आपको पता है एक्स और वाई दोनों इस सेट के एलिमेंट होने चाहिए, है ना भाई? जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो बताना वाई कितना आएगा? 1। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y कितना आएगा? 4। जब x की वैल्यू 3 होगी तो y कितना आएगा? 9। जब x की वैल्यू 4 होगी तो y कितना आएगा? 16। क्या 16 इसमें है? क्या 4,16 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आएगा? नहीं। तो ये रिलेशन यही खत्म हो गई। समझ गए? तो इसमें वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो और जिसमें x और y दोनों किसके एलिमेंट हो? सेट ए के एलिमेंट। अब कुछ बातें सीखनी है। हर एक रिलेशन में एक होती है डोमेन। बता, रिलेशन की डोमेन क्या होती है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट। अच्छा, डोमेन को पढ़ने से पहले एक चीज और देख लो, एरो डायग्राम। किसी भी रिलेशन का एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं? यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिलेशन किन 2 सेट पे डिफाइन है। यहां पर जो रिलेशन डिफाइन है वो किस पे डिफाइन है यार? ऑन सेट ए। मतलब पहला वाला सेट भी क्या है? ए टू ए है ना भाई? तो यहां पर पहला वाला सेट भी क्या है भैया? ए। और दूसरा वाला सेट भी क्या है? ए। अब सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ये जो 1 है इसकी इमेज क्या है? 1। 2 किससे लिंक है? 4 से। और 3 किससे लिंक है? 9 से। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अगली बार कुछ बातें हैं जो आपने सीखनी है। सबसे पहली बात, डोमेन। किसी भी रिलेशन की डोमेन क्या होती है? पहले सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन में यूज हो रहे हैं। अब इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं? 1 2 3। पहले सेट का 1 2 3 यूज हो रहा है, तो उनका जो सेट है वो क्या कहलाएगा? इस रिलेशन की डोमेन। अगली बात करते हैं रेंज की। सेकंड सेट के एलिमेंट जो रिलेशन में यूज हो रहे हैं, तो सेकंड सेट के कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं भाई? 1 4 और 9। ये इसकी रेंज है। समझ गए? एक होता है कोडोमेन।
यार कोडोमेन क्या होता है? पूरा का पूरा सेकंड सेट, चाहे उसके एलिमेंट यूज हो या ना हो, वो तुम्हारा क्या कहलाता है? कोडोमेन। 1 2 3 से लेके यार बेटा 9 तक। बात समझ में आ गई? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है इमेज का। इमेज किसकी होती है? पहले सेट के एलिमेंट की। जैसे इमेज ऑफ 1, 1 किससे लिंक है यार? 1 से, तो क्या कहलाएगी? 1। इमेज ऑफ 2 बताना क्या होगी? 4। अच्छा, इमेज ऑफ 3 9। अच्छा मैं आपसे पूछूं इमेज ऑफ 4 क्या है? 5 है ना भाई? इमेज ऑफ 5 क्या है? 5। एक कॉन्सेप्ट होता है प्री इमेज का। प्री इमेज किसकी होती है? सेकंड सेट के एलिमेंट की। मैं आपसे पूछ लूं प्री इमेज ऑफ 1 क्या है? 1। प्री इमेज ऑफ 4 क्या है? 2। मैं आपसे पूछूं प्री इमेज ऑफ 3 क्या है? 5। समझ गए भाई? डोमेन आप यहां से भी देख सकते हो, या जो रिलेशन है उसमें जो भी ऑर्डर पेयर है उनके पहले एलिमेंट ले लो, क्या मिल जाएगा? डोमेन। जो रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर है उनके दूसरे एलिमेंट ले लो, क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा। कोडोमेन के लिए आपको पता होना चाहिए किस सेट पे लगी होती है। तो ये सारी टर्म्स याद आ गई। रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, सब पता लग गया। चलो एक बार एक मैं आपको दे रहा हूं, जरा एक मुझे आप लोग बना के दिखाना। एक रिलेशन बनाओ, इसको हटा दो, है ना? चलो एक रिलेशन बनाओ। डिफाइन अ रिलेशन आर, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। देखो भाई ऐसे भी लिखते हैं, वेयर आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y equals to 2x plus 1, where x comma y, where x belongs to A and y belongs to B. And set A is equal to है 1 2 3 4 5, और सेट B है 3 4 5 6 7 8। जरा बनाओ इस रिलेशन को, बनाओ और इसकी डोमेन और रेंज और कोडोमेन लिखो। चलो मैं बनाता हूं इसको सॉल्यूशन। इस रिलेशन में है क्या? जो y है वो किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ x प्लस 1। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये जो रिलेशन है किन दो सेट पर डिफाइन है? a टू b। जो डोमेन है वो कौन से सेट का एलिमेंट होगा? a का। और जो रेंज है वो किस सेट का एलिमेंट होगा? b का। क्या तुम मुझे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x बता सकते हो? क्या क्या होगी? 1 2 3 4 5, है ना? तो सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखते हैं। जब x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y कितना आएगा? 3। क्या 3 इसमें है? तो पहला ऑर्डर पेयर क्या आएगा? 1,3। अगली x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y कितना आएगा? 5। वेरी गुड। अगली बार x की वैल्यू क्या पुट करूंगा? 3, तो ये कितना आएगा? अगली बार x की वैल्यू क्या पुट करूंगा? 4, तो y कितना आएगा? 9। क्या यहां पर 9 है? अगली बार पुट करूंगा x की वैल्यू 5, क्या 11 है? ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ये आपकी क्या बन गई? रिलेशन। अगर मैं आपसे पूछूं इसका एरो डायग्राम बनाओ तो कैसा बनेगा? यहां पर पहला सेट आएगा A, यहां पर दूसरा सेट आएगा B। A में क्या था? 1 2 3 4 5, और 3 4 5 6 7 8। अब ये जो 1 है ये किससे लिंक है? 3 से। 2 किससे लिंक है? 5 से। 3 किससे लिंक है? 7 से। सही है? बात सबको समझ में आ गई? अच्छा बताओ इसकी डोमेन क्या होगी? 1 2 3। इसकी रेंज क्या होगी? 3 5 7। इसकी कोडोमेन 3 4 5 6 7 8। समझ गए सारे, है ना? बात समझ में आ गई? तो ये तो सिंपल हम रिलेशन ऐसे बनाते हैं। अब ये तो पता लग गया कि इन दो सेट पे डिफाइंड और कैसे रिलेशन बनाते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब पढ़ना है हमें, ये तो हमने इलाज में ही पढ़ा था। लिखो टाइप्स ऑफ रिलेशन। लिखो भाई टाइप्स ऑफ रिलेशन, और उसमें सबसे पहले लिखो एम्प्टी रिलेशन। सबसे पहले लिखो एम्प्टी रिलेशन। चलो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहली एम्प्टी रिलेशन। अब जैसे नाम ही बोल रहा है भाई एम्प्टी, क्या मतलब इस बात का? एक ऐसी रिलेशन जिसमें एक भी ऑर्डर पेयर ना हो, उसे क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन।
एक ऐसी रिलेशन जिसमें एक भी ऑर्डर पेयर ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। इसकी मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं, इफ अ रिलेशन आर on set A is R equals to 5। एक रिलेशन है जिसमें एक सेट ए पे लगी और उसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगी, एम्प्टी रिलेशन, यानी मतलब खाली उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अच्छा, एक होती है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल का मतलब बताना क्या होता है, सारे, मतलब सब कुछ। तो यूं समझ लो, a relation R on set A is said to be universal relation। A relation R on set A is said to be universal relation। रिलेशन इफ R इज इक्वल टू क्या, A क्रॉस A। इफ R क्या हो जाए, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। अब जरा ध्यान से समझो इसका क्या मतलब होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B के हर एक एलिमेंट से लिंक होता है। तो मतलब किन्हीं भी दो सेट के बीच में एक ऐसी रिलेशन जिसमें पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट से लिंक हो, तो वो क्या कहलाती है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाती है। बात समझ में आ गई। अब एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यू में आ सकता है। इस एम्प्टी रिलेशन और इस यूनिवर्सल रिलेशन को कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइवियल रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है भाई, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर आल्सो कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशन। इन्हें बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइवियल रिलेशन भी बोलते हैं। इज सेड टू बी empty if R is equal to 5। बात समझ में आ गई। अब एक रिलेशन लिख रहा हूं और आपने मुझे बताना है क्या वो empty है और क्या वो यूनिवर्सल है। जिससे पूछूंगा जवाब देना। भाई सबसे पहले मैं एक सेट लिख रहा हूं, मेरे पास एक सेट है A। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ बॉयज स्कूल। समझ गए, एक सेट है जिसमें एक बॉयज स्कूल के सारे बच्चे आते हैं। बात सबको समझ में आ गई। चलो, अब मैंने एक रिलेशन बनाई R, किस सेट पे बनाई, इस सेट पे बनाई। R इज इक्वल टू है x कॉमा वाई। R इज इक्वल टू क्या है, x कॉमा वाई, सच दैट x इज अ सिस्टर ऑफ y। अभी तुम चुप रहना, एक और लिख रहा हूं मैं, ये R1 थी, एक लिख रहा हूं R2। x कॉमा वाई सच दैट x एंड y स्टडीज इन सेम स्कूल। बात समझ में आ गई, बात सबको समझ में आ गई। अब ये जो ऊपर वाली रिलेशन है अनंत, ये कैसी रिलेशन है, ये पक्का पता लग गया, एम्प्टी। यहां पर x और y कैसे हैं, इसमें x जो है वो y की बहन होनी चाहिए, और ये दोनों किसके एलिमेंट है, सेट A के। अब सेट A क्या है, एक सेट है जिसमें सारे के सारे बॉयज हैं, तो उसमें कोई गर्ल हो सकती है। भाई इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x मस्ट बी अ गर्ल, बट यहां पर तो कोई गर्ल मेरे पास है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कैसी रिलेशन होगी, R1। अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, रोस्टर फॉर्म में, इज इक्वल टू 5। समझ गए, बात सबको समझ में आ गई। अब मैं इसकी बात करता हूं, इस R2 में कौन से दो एलिमेंट लिंक हैं, ऐसे दो बच्चे लिंक हैं जो सेम स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, X जो है वो भी इस वाले स्कूल का स्टूडेंट है, और Y जो है वो भी क्या है, इस वाले स्कूल का स्टूडेंट है। तो अगर मैं बनाऊं यहां पर दो सेट बनाऊं, एक सेट बनाया ये A, ये भी A, यहां पर भी XYZ के सारे, XYZ एक स्कूल है, उसके सारे बच्चे हैं। यहां पर भी XYZ एक स्कूल है, सेम स्कूल है, उसके सारे बच्चे हैं, है ना। अब इसमें भी सारे बच्चे आ रहे हैं, इसमें भी सारे बच्चे आ रहे हैं, तो क्या इस रिलेशन के थ्रू यहां से कोई भी बच्चा, मान लो एक स्टूडेंट 1 है, S1 है, यहां पर भी क्या है, S1 है, क्या S1 से लिंक होगा,
होगा ना भाई, दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं। मान लो ये सारे बच्चे S1 S2 S3 एंड सो ऑन, S1 S2 से भी लिंक होगा, S1 S3 से भी लिंक होगा। स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो सारे S1 से लिंक हो गए, क्योंकि S1 और वो सारे सेम स्कूल में पढ़ते हैं। सिमिलरली S2 वाला भी होगा। तो कहने का मतलब है इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के सारे एलिमेंट से लिंक हो गए। तो इसका मतलब जो ये वाली रिलेशन है, ये कैसी रिलेशन होगी? यूनिवर्सल। तो ये वाली कौन सी है? यूनिवर्सल। R2 इज यूनिवर्सल रिलेशन। बस एक लाइन लिखनी है कि सिंस X and Y studies in same school, therefore each student is related to each other student of the same school, therefore it is a क्या हो गया? यूनिवर्सल रिलेशन हो गई। ये तो छोटी छोटी सी बात थी। बात समझ में आ गई? एम्प्टी समझ में आ गई, यूनिवर्सल समझ में आ गई, और इन दोनों का एक नाम और भी है, किसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइवियल रिलेशन। अब नेक्स्ट लिखो भाई, पता है क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपने याद रखनी है। लिखो भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। थर्ड, देखो भाई, थर्ड है मेरे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलो समझते हैं। अब मान लो एक रिलेशन है, एक सेट है आपके पास, कोई भी एक ए सेट है जिसपे एक रिलेशन लगी हुई है। अब यूं समझ लो, अ रिलेशन आर ऑन set A, a relation R on set A is said to be reflexive if क्या हो जाए? A comma A belongs to R for ऑल ए बिलोंग्स टू ए। भाई इस सेंटेंस को ध्यान से समझना है। एक रिलेशन है आर जो सेट ए पे लगी हुई है, वो तभी रिफ्लेक्सिव होगी कब? जब उस रिलेशन के अंदर क्या कौन सा ऑर्डर पेयर होगा? ए कॉमा ए। अब ए कॉमा ए से क्या मतलब समझ? जुड़वा, सेम नंबर, मतलब हर एक एलिमेंट खुद से लिंक होना चाहिए। और ये ए क्या है बताना यहां पर? ए का कितने एलिमेंट है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सेट ए के सारे एलिमेंट है। ए क्या है? सेट ए का सारा एलिमेंट। मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा। एक सेट है ए, मैंने बोल दिया ए बिलोंग्स टू ए, तो बताना ए की पॉसिबल वैल्यू क्या है? ए, अच्छा ए की पॉसिबल वैल्यू 1,1 2,2। ओहो 1 2 3। ए की पॉसिबल वैल्यू क्या है? 1 2 3। भाई ए किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ए से। बात समझ में आ गई? अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सी होती है? एक ऐसी रिलेशन जिसमें ए कॉमा ए किससे बिलोंग करता है? आर से। सभी एलिमेंट्स के, ए के सभी एलिमेंट्स के लिए, ए के सभी एलिमेंट्स के लिए। अब सपोज करो मैंने एक रिलेशन बनाई R1 और उसके अंदर एलिमेंट आ रहा है 1,2। मैं आपसे पूछूं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। बात सबको समझ में आ गई? पक्का आ गई? चलो अच्छा, मैंने लिखी R2, उसके अंदर मैंने एक एलिमेंट लिखा 1,1। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? पक्का? हाँ, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव कब होगी? जब ए कॉमा ए आर से बिलोंग करे और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब इसमें 1,1 आ रहा है, बट ए में, अच्छा ए के सारे एलिमेंट के लिए। अब ए में एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए और 3,3 भी। तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख दूं ये, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगी? हाँ भाई, ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ए में जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट क्या हो गया? खुद से लिंक हो गया। बात सबको समझ में आ गई? हाँ जी, आ गई। अच्छा, ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा बताओगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बात कर रहे हैं ऑन सेट ए की। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ, ये फालतू एलिमेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस ये देखना है ए में जितने भी एलिमेंट है
क्या सबका डबलेट रिलेशन में है? बात समझ में आ गई? तो क्या है ये? रिफ्लेक्सिव है। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दे दो, अगर मैं यहीं पे इसको हटा के 4,4 कर देता तो क्या रिफ्लेक्सिव होती? इस सेट पे नहीं होती, क्योंकि इसमें 4 तो है ही नहीं। बात समझ में आ गई? अब यहां पर लिखो एक, हाँ चलो भाई लिख लेते हैं बेटा, इतना भी क्योंकि ज्यादा फालतू हो ना, तो बहुत फालतू हो उससे मतलब है। लेकिन देख ये ध्यान रखिए, मैं सारी रिलेशन किस पे लगा रहा हूं? इस सेट पे लगा रहा हूं। अगर मैं ऐसे बोल दूं, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगी? मुझे ये बता। तेरे हिसाब से होगी, बट तेरे हिसाब से भी गलत है, तेरे हिसाब से भी नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब तेरे को ये स्टेटमेंट समझ नहीं आई। पहली बात तो ये रिलेशन A to A है ही नहीं, क्योंकि ये 4,4 एक्स्ट्रा आ गया। क्या 4 सेट एक एलिमेंट है? तो ये A to A कैसे हो गई? तो फिर ये रिफ्लेक्सिव होती। हाँ, अभी ये इस पे रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर इसमें 4 डाल दूंगा तो ये इस पे रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अभी नहीं है ये। चलो, सबको बेटा रिफ्लेक्सिव समझ में आ गई? पक्का आ गई? एक चीज पूछूं तुमसे, चलो, क्योंकि भाई आजकल एमसीक्यू बहुत जमाना है। x, y सही है, सच दैट x माइनस y, बोलना नहीं प्लीज, इज एन इंटीजर वेयर x, y बिलोंग्स टू z। मुझे बस इतना बता दो, जिससे पूछूंगा सिर्फ हाथ खड़े करना, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी? विद एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब मैंने हाथ खड़े करने के लिए पूछा बेटा, बस कुछ बातें पूछूंगा, सिर्फ 2 ही बंदे। क्या इसका मतलब बाकी बच्चे सोच ही नहीं पा रहे यार? मैंने पूछा क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी? होगी। 3, 4, 5, चलो 6, 7, चलो अब ठीक है। अब सबसे क्वेश्चन है, अच्छा ये जो रिलेशन है ये किस पर लगी हुई है? इसका जो x है वो किसका एलिमेंट है, और y किसका एलिमेंट है? इंटीजर। x और y में रिलेशन क्या है? x माइनस y क्या होना चाहिए? इंटीजर। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या अर्पित बताएगा? अर्पित 2,3 इस रिलेशन में आएगा क्या यार? 2 - 3 कर लो, कितना आ रहा है? -1। क्या वो एक इंटीजर है? तो ये इसमें आएगा ना यार, पक्का आएगा। चलो अगला बताना एक बार, ठीक है? 4, -3 क्या इस रिलेशन में आएगा? माइनस करने पे क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, तो इंटीजर है, आएगा। अच्छा, क्या 2,2 इस रिलेशन में आएगा? माइनस करने पे क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है, तो ये आएगा। बात सबको समझ में आ गई? तो इसका मतलब अब ये किस पे लगी हुई है? एक्स भी क्या है? दुनिया के सारा इंटीजर। वाई भी क्या है? दुनिया के सारे इंटीजर। अब इमेजिन कर सकते हो कितने इंटीजर है दुनिया में? बहुत सारे हैं। क्या मैं ऐसे लिखना पॉसिबल है? क्या मैं ऐसे लिख के चेक कर सकता हूं? तो अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे नहीं कर सकता, मन में करना है मुझे। अब इस क्वेश्चन को मुझे कहां करना है? मन में करना है। अब जरा मन में सोचो, दुनिया के जितने भी इंटीजर है उसको खुद में से माइनस करूं तो क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। आएगा 0। दुनिया के जितने भी इंटीजर है खुद में से माइनस कर लो, क्या आंसर आ रहा है? 0। तो क्या 0 एक इंटीजर है? नहीं, कौन कह रहा है ये? कहीं अभी कहीं से नई आवाज आई है भाई। भाई उसके लिए 2 मिनट का मौन। ठीक है भाई 0 इंटीजर है भाई। ठीक है भाई, क्योंकि भाई क्या, अरे बोलो मत भाई, 0 भी क्या है? एक इंटीजर है भाई। ठीक है भाई, क्योंकि ये जिंदा है पर जिंदा नहीं है शायद। ठीक है भाई, यार इंटीजर तो बेटा पता होना चाहिए 12th क्लास में। चलो कोई नहीं, मजाक कर रहा हूं, लेकिन बेटा हाँ 0 भी क्या है? इंटीजर है। चलो, तो दुनिया के किसी भी इंटीजर को खुद में से माइनस करो, आंसर क्या आता है? 0 आता है। बात समझ में आ गई? और 0 क्या है? एक इंटीजर। तो मैं कह सकता हूं दुनिया का हर एक इंटीजर, मान लो x है, तो x, x हमेशा किस में आएगा? r में आएगा। आएगा। तो दुनिया का हर एक इंटीजर खुद से लिंक हो गया। अगर दुनिया का हर एक इंटीजर खुद से लिंक हो गया तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गई? हो गई। तो हाँ, ये क्या है? एक रिफ्लेक्सिव है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन मन में कर रहे हैं। बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई? पक्का आ गई? अगर आ गई ना तो मुझे एक बात का जवाब दे दोगे तुम लोग? नहीं दोगे? चलो ठीक है, मत दो। मतलब ये बात तुम्हें समझ में आ गई, ये क्या है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव का, है ना?
मैं इस रिलेशन की बात कर रहा हूं, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या? ये जो 2,3 तो इसका एलिमेंट है भाई। अच्छा ये बताइए रिफ्लेक्सिव कब होगी, तू सोच के जवाब दे। 2,2 हो, इसमें 3,3 हो, 4,4 हो, 0,0 हो, -1, -1 हो, -2, -2। अब सोच के जवाब दे, क्या सब इसमें होंगे? होंगे ना सब? तो फिर हो तो गई रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कर रहा हूं मैं, रिफ्लेक्सिव हो गई ना। दुनिया का हर एक एलिमेंट, दुनिया का हर एक इंटीजर खुद से लिंक हो तो क्या भाई? बात समझ में आ गई भाई? अब पक्का फुल पावर। अब एक चीज लिख लो भाई, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अक्सर देखा गया आप लोग ये फॉर्मूला भूल जाते हो, बताओ क्या होता है? कुछ भी लिखो भाई, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट ए या ऑन अ गिवन सेट। इसका फॉर्मूला भैया याद कर लो, 2n² -n। समझ गए क्या होता है? 2n² -n। याद रहेगी बात सबको? अच्छे से याद रहेगी। इसे नोट करो। नेक्स्ट लिखो सिमेट्रिक रिलेशन। चलो भाई नेक्स्ट, फोर्थ लिखो सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, चलो समझते हैं भाई। अब वो लाइन अपने आप लिखना, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ a, b belongs to R implies that b, a belongs to R where AB belongs to set A। ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट समझ ली तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। समझ गए भाई? अब इसको समझते हैं। एक रिलेशन तभी सिमेट्रिक होगी कब? जब अगर उस रिलेशन में ए बी है तो उसमें क्या होना चाहिए? बी ए बी होना चाहिए। जहां पर ए और बी किसके एलिमेंट है? ए की, जिस सेट पे वो लगी हुई है ना। अ रिलेशन आर ऑन सेट, ऊपर लिख लेना बेटा, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, जो सिमेट्रिक में लिखा था मैंने, ठीक है, इज सेट टू बी सिमेट्रिक। रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be symmetric if this। चलो अब इसको समझते हैं। कुछ बातें पूछूंगा। एक सेट है 1, 2, 3, सही है? एक सेट है 1, 2, 3। अच्छा मैंने बोला एक रिलेशन है R1, इसमें क्या है? 1, 2 और 2, 3। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगी? बताओ। सिमेट्रिक कब होती है? जब ए बी है तो बी ए होना चाहिए। इसमें 1, 2 है बट 2, 1 नहीं है। बात समझ में आ गई? तो क्या है? ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा अगला 1, 2 और 2, 1, क्या ये सिमेट्रिक है? भाई ए बी है तो बी ए भी है। चलो ये सिमेट्रिक है। अच्छा थर्ड 1, 2, अच्छा पहले 1, 1, क्या ये सिमेट्रिक है? पक्का है? लॉक कर दो फिर पक्का। चलो तू बता है, मैं बस बोल रहा हूं है नहीं, तू सोच के जवाब दे। जो भी तेरा जवाब है विद एक्सप्लेनेशन देना। तेरे मन में क्या समस्या है? नहीं है। चलो क्यों नहीं है? 1,1 और 1,1 दो बार होना चाहिए। तो ये तेरे से तो एक्सपेक्टेड नहीं था। किसी भी सेट में कोई एलिमेंट बार बार रिपीट हो सकता है? रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड इन सेट। ठीक है भाई? तो भैया आप सुन लो यहाँ पर यार, यहाँ पर ए बी जब दोनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे यार, तो ए बी और बी ए सेम ही तो बात हो गई। जब दोनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे, मान लो जब ए और बी सेम हो गए, ए इज इक्वल टू बी हो गया, तो उसके चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो ए बी भी यही है, बी ए भी यही है, तो भैया ये क्या है? सिमेट्रिक है। हाँ तू बताइए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? देखो भाई है।
रिफ्लेक्सिव कौन सी होती है? जिस भी सेट पर लगी हुई है उस सेट का हर एक एलिमेंट। बट आप लग रहा है गजनी से ज्यादा एक्सपायर हो। अगला R4। चलो अब एक काम कर, इन सबकी फोटो खींच के चिपका ले। रिफ्लेक्सिव ऐसे वो लिखता नहीं था आगे हाथ करके। चलो भाई R4 रिफ्लेक्सिव ही हो गया। अच्छा R4 देखो भाई, R4 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 मस्त वाली है भाई, ठीक है। चलो 1,2 2,1 और अगला बोलना नहीं भाई, ठीक है। जरा किससे पूछे इसका जवाब, मुझे पता है कौन देगा। तुलसी बेटा क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ सिमेट्रिक है। कैसे पता आपको सिमेट्रिक है ये? क्योंकि सर इसमें 1 2 है और 2 1 भी है। बेटा तो ये 2 3 कहाँ है? ये बेचारा है क्या ये? इसको आपने इग्नोर क्यों किया बेटा फिर? बता नेहा, क्या ये सिमेट्रिक है? क्यों नहीं है? तो 3 2 नहीं है, बट इसमें 2 1 तो है। क्या? अच्छा कोई और एक्सप्लेन है? सिमेट्रिक है। चलो अनिरुद्ध कह रहा है सिमेट्रिक है, और कोई नहीं है सिमेट्रिक। अच्छा कितने बच्चे कह रहे हैं कि नहीं है? 1 2। अच्छा रुमाना तू बता क्यों नहीं है सिमेट्रिक? 3 2 होना चाहिए। हाँ होना तो चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसकी सिंपल सी, हाँ इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है, जितने ए बी हैं उतने बी होने चाहिए। अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ हो और कुछ नहीं हो, जितने ए बी हैं उतने बी होने चाहिए। तो भाई क्योंकि इसका साथी तो नहीं है यहाँ पर, तो जब इसका साथी नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। बात समझ में आ गई? जितने ए बी हैं उतने क्या होने चाहिए? बी ए। अच्छा अब जरा एक बात और है भाई, R5। ओके 1 2 2,1 1,1 2,2 3,3 2,3 और 3,2। भैया क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? पता लग गया, ये सिमेट्रिक भी और ये रिफ्लेक्सिव भी है। सबको समझ में आ गया? चलो अच्छा अब यहां पर भी लिख लो, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, बताओ क्या फॉर्मूला होता है? हाँ ये होता है 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2। 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2। और रिफ्लेक्सिव का क्या था? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। एक और फॉर्मूला होता है वो भी लिख लो, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक एंड टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। बात सेम थी, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन अ सेट। एक सेट पे ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, मतलब ऐसे वाली जो रिफ्लेक्सिव भी है और दोनों, वो पता है कितनी होती हैं? इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर, बस जहां प्लस है तो इसमें क्या आ जाएगा? माइनस। समझ गए ना? अगर भूल जाओ किसमें प्लस आता है किसमें माइनस आता है तो याद रखना बेटा, जो सिर्फ सिमेट्रिक है वो ज्यादा ही होंगी और जो ये वाली है वो कम ही होंगी। तो वाले में क्या लगता है? माइनस लगता है। समझ गए? टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक पूछेगा तो बस ये, टोटल नंबर ऑफ क्या पूछ लिया? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो ये ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये एक सेट है ए, इसमें कितने एलिमेंट है? 3। तो बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी होंगी? फॉर्मूला क्या था? बिछोड़ो भी, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव होंगी 2 की पावर 3 स्क्वायर माइनस 3, यानी 2 की पावर 6। समझ गए? टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक कितनी होंगी? 2 की पावर 3 इंटू 3 प्लस 1, यानी 12/2। 2 की पावर 6 ही आ रहा है ना भाई? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक कितनी होगी? 2 की पावर 3 इंटू 3 माइनस 1, यानी 2 2/2। 2 की पावर 3 आंसर होगा, मतलब 8 होंगी। समझ गए? फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया। 4 सेट देख कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट लिखो ट्रांजिटिव रिलेशन।
देखो भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये है फिफ्थ। देखो भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सी होती है? अ रिलेशन ऑन सेट ए is said to be transitive if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. AB belongs to R, BC belongs to R, then AC belongs to R. समझ गए भाई? मतलब है अगर उस रिलेशन में ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो ए क्या होना चाहिए? सी से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगी, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगी। चलो एग्जांपल करते हैं। एक रिलेशन ली आर और ए बी सी किसके एलिमेंट होने चाहिए? सेट ए के। चलो थोड़ा सा अभी चलो 3 पे ले लेते हैं हमारे। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन दिया, पहली रिलेशन दी R1 1,2 2,3 और 1,3। क्या ये ट्रांजिटिव है? भाई 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है और 1 3 से रिलेटेड है, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव है। समझ गए भाई? पक्का? चलो हाँ, ये तो ट्रांजिटिव है। चलो अगला 1,1 1,2 2,3 1,3 और 3,2 2,2। चलो क्या ये ट्रांजिटिव है? सोच लो। बताओ। नहीं है? चलो क्यों नहीं है बेटा? पक्का है? चलो चेक कर लेते हैं। वैसे आप बताओ, आप लोग नहीं, क्यों नहीं? कुछ सोच के बोला होगा। 1 1 है, 1 2 है। हाँ चलो चेक करते हैं एक बारी। हाँ बोल। ठीक है, चलो पहले चेक करते हैं। 1 1 है, 1 1 से रिलेटेड, 1 2 से रिलेटेड, तो 1 2 से होना चाहिए, हो गया है ना। चलो 1 1 से रिलेटेड, 1 3 से रिलेटेड, तो 1 3 से भी होना चाहिए था, तो हो गया। अगला 1 2 से रिलेटेड, 2 3 से रिलेटेड, तो 1 3 से भी होना चाहिए था, तो हो गया। अच्छा 2 3 से रिलेटेड, 3 2 से रिलेटेड, तो 2 2 से रिलेटेड होता, हो गया भाई। चलो अगला, और कुछ बचा क्या? 3 2 से रिलेटेड, 2 2 से रिलेटेड, तो 3 2 होना चाहिए था, तो हो गया। और कुछ भी है? 2 3 से रिलेटेड, 3 2 से रिलेटेड, तो 2 2 से भी होना चाहिए था, हो गया। हो गया ना? मतलब सारे ऐसे हैं ना, कोई बचा तो नहीं? बाई चांस बड़ा कभी कभार दिखता नहीं है, तो मैं एक बार दोबारा चेक कर रहा हूँ। 1 2 लगभग है ही भाई, बाई चांस गलती भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी चीज रह जाती हैं, तो पक्का दोबारा देख लो ध्यान से, है ना? है। चलो भाई, सारे ए बी बी सी और ए सी हैं, तो भाई ये भी क्या है? ट्रांजिटिव। चलो तो ठीक है, ट्रांजिटिव समझ में आ गया। अब ना खेल अब है ट्रांजिटिव में। अच्छा 1 2 है, 2 3 है, क्या ये ट्रांजिटिव है? ये तो ट्रांजिटिव सिंपल सी बात नहीं है भाई। 1 2 है, 1 3 है, बट 1 3 नहीं है, ये तो ट्रांजिटिव नहीं है। चलो ये बात सबको समझ में आ गई, क्योंकि इसमें 1 3 नहीं है, सिंस 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बट 1,2 एक रिलेशन है R4। अब यहां पर 1,2 है सिर्फ। अतुल तू चुप रही हो, क्या ये ट्रांजिटिव होगी? होगी। रीजन? कुछ कुछ भाई ठीक है। हाँ बोल। सुन ले भाई, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। यहां पे बी सी नहीं है, तो ए सी कैसे होगा? समझ गए? तो इस वाले केस में भी क्या होती है? ट्रांजिटिव है। यहां पे ए बी है, बट बी किसी से लिंक नहीं है, तो ए बी किसी और से लिंक नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो इस अगर मान लो सिर्फ ए बी है और ना ही बी सी है ना ही ए सी है, तो भी वो क्या होती है? ट्रांजिटिव होती है। बात याद रहेगी ये वाली।
अच्छे से याद रहेगी पक्का। तो ये ट्रांजिटिव है। ये वाला केस थोड़ा स्पेशल है, ये ट्रांजिटिव है। पक्का समझ गए सारे? चलो अच्छा एक R5 है, क्या ये ट्रांजिटिव है? ये भी ट्रांजिटिव है भाई। जब अगर आप समझ लो ए और बी दो अलग अलग एलिमेंट हैं, जब ए और बी नहीं है, बी और सी नहीं है, तो ए और सी कहां से हो जाएगा? समझ गए? कंडीशन क्या है? अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। बात अगर ये दोनों है तो तीसरा होना चाहिए, अगर ये दोनों है और तीसरा नहीं है तो सिर्फ उसी केस में ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ में आई बात? तो ये भी क्या है? ट्रांजिटिव है। तो ये वाला केस भी क्या होता है? ट्रांजिटिव। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, एक रिलेशन लिखी R6, 1,1, 2,2 और 3,3, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? क्या ये सिमेट्रिक है? अभी तो सीखा था यार सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक नहीं है ये, सिमेट्रिक है भाई, है ना? 1,1 को उल्टा कर लो, 1,1 ही आएगा। वैसे आप क्यों कह लो, अगर ए भी नहीं है तो बी ए भी तो नहीं है। चलो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब एक बात याद रखनी है, एक ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होती है, सिमेट्रिक भी होती है और ट्रांजिटिव भी होती है, उसे क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस। अ रिलेशन which is reflexive, symmetric and transitive। एक मिनट। A relation which is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation। इस पे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमेशा। चलो, एक ऐसी रिलेशन जो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ तू बोल बेटा। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे? सिमेट्रिक पता कौन सी होती है, क्या कंडीशन होती है? हाँ मतलब कंडीशन बोल सिमेट्रिक की कंडीशन। अभी नोट किया है? देख के बोल। ए भी होना चाहिए तो बी ए भी होना चाहिए। यहाँ पे 1,1 है, मान लिया अगर ये ए बी है तो बी ए क्या होगा? तो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। ना यहाँ पर ए बी है, ना यहाँ बी सी है, ना यहाँ ए सी है। तो मैंने कहा था इस वाले केस में भी क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव बस तभी नहीं होगी कब? जब ए बी और बी सी मौजूद है बट ए सी मौजूद नहीं है, सिर्फ उसी केस में ट्रांजिटिव नहीं होगी। समझ गया भाई अब सारी बात? ये समझ में आ गई इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपको एक बात और बता रहा हूं, जैसे ये सेट था एक, इसमें कितने एलिमेंट है? 3। अच्छा एक और मैंने लिखूं, एक मैं R7 लिखता हूं, 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,1। चलो अच्छा, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या? अरे बोलो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव भी है। ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, तो ये भी इक्विवेलेंस है ना भाई? ऐसे इस पे और भी एक दो रिलेशन रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस बन सकती है। मैं आपको एक छोटी सी बड़ा बात बता रहा हूं, क्या किसी भी सेट पर सबसे छोटी इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सी होती है? ये वाली। जैसे इस सेट में 3 एलिमेंट है, इन तीनों को आपस में लिंक कर दो, 1, 1, 2, 2, 3, 3। दिस इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द गिवन सेट। अरे यहां पे ए लिखो, आर में। समझ गए? जैसे मैं बोलूं आपको, मैंने एक सेट दिया, देखो बेटा ध्यान से देखना, ए बी, बस ये दे दिया। मैंने बोला इस पे सबसे छोटी इक्विवेलेंस रिलेशन लिखो, तो क्या होगी बताना? ए और बी बी। समझ गए? स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस समझ में आ गई है ना भाई? और अगर बोले सबसे बड़ी वाली लिखो, तो जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो लिख दो, उसमें सारे एलिमेंट आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे ना, उसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे, वो भी क्या होती है? इक्विवेलेंस। क्या हाँ, अगर 1, 2 और 2, 1 है और इन तीनों में से कुछ नहीं होता, तो तू बता क्या? मैं लिख देता हूं ना भाई। भाई इसी सेट की बात कर रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि सर अगर ऐसा होता 1, 2 और 2, अब अनिरुद्ध ही आंसर देगा इसका, तो क्या ये ट्रांजिटिव होती? तो बता दियो।
अब तो सोचना होगी कि नहीं होगी? अब यार एक बार सोच, ए बी है क्या? 1 किससे लिंक है? 2 से। 2 किससे लिंक है? तो ट्रांसिटिव के लिए 1 किससे लिंक होना चाहिए था? 1 से लिंक होना चाहिए था ना। 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी होना चाहिए था। 1 1 तो नहीं है ना इसमें, तो ये ट्रांसिटिव नहीं है यार। समझ गया? पक्का समझ गया? चलो, बात सबको समझ में आ गई? एक बार इसे नोट कर लो। फिर एक रिलेशन दिख रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि बताना कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है। अच्छा, तो अच्छा भाई, हाँ, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसिटिव रिलेशन का फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है भाई, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। अच्छा, अब एक रिलेशन आपके सामने लिख रहा हूं, जिससे पूछूं वो जवाब देना, ठीक है? रिलेशन है, एक सेट है ए, और ये जो सेट है इसमें क्या आता है? इसमें आता है ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। समझ गए? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ये है। इस बात का मतलब क्या है? ए में दुनिया के सारे ट्रायंगल्स आते हैं। बात समझ में आ गई? सारे आ गए? तो ए में कितने ट्रायंगल्स हैं? इनफाइनाइट। मतलब समझ में आ गया, ठीक है? चलो, अब एक रिलेशन है आर ऑन सेट ए, या कह सकते हो आर जो है ए टू ए है, और आर के अंदर पता है क्या है? एक्स कॉमा वाई सच दैट, बहुत आसान दे रहा हूं, आपकी बुक का एग्जांपल ये है, एक्स इज कॉन्ग्रेंट। चलो यहां पर बुक में भी T1 T2 लिखा हुआ है, मैं भी वो लिख देता हूं, T1 कॉमा T2। T1 is congruent to T2 where T1 comma T2 belongs to T। सही है? अब क्वेश्चन ये है, सबको रिलेशन समझ में आ गई? इसमें कौन से दो ट्रायंगल आ रहे हैं? इसके अंदर कौन से दो ट्रायंगल हैं जो आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट। अच्छा, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कौन से होते हैं? तो जिनकी शेप और साइज दोनों सेम हो, एकदम बिल्कुल सेम, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अच्छा, इसमें दुनिया के सारे ट्रायंगल आ रहे हैं। अच्छा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगी? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी कब? जब इसमें जितने भी ट्रायंगल्स हैं ना, वो सारे खुद से रिलेटेड हो, है ना? तभी तो होगी। इमेजिन कर पा रहे हो? अच्छा, क्या इसमें जितने भी ट्रायंगल हैं वो खुद से रिलेटेड होंगे? क्योंकि हर एक ट्रायंगल खुद का क्या होता है? कॉन्ग्रेंट होता है। तो हाँ, होंगे। अभी बात को पता है? हाँ, चलो ये पता लग गया रिफ्लेक्सिव है। चलो, अच्छा, क्या ये सिमेट्रिक होगी? सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। मान लो दो ट्रायंगल है T1 और T2, अगर T1 T2 से कॉन्ग्रेंट है तो मैं कह सकता हूं कि T2 भी T1 से कॉन्ग्रेंट होगा। तो होगा भाई, इमेजिन कर पा रहे हो? तो ये सिमेट्रिक भी होगी भाई। चलो ठीक है, ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांसिटिव से पूछें, ट्रांसिटिव के लिए हमें दो ऑर्डर पेयर लेने होते हैं, एक लिया T1 T2, एक लिया T2 T3। एक बार लिख लेते हैं, मैंने क्या ले लिया? एक ले लिया T1 T2 बिलोंग्स टू R, और एक ले लिया बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है? ये दोनों इस रिलेशन में आते हैं। T2 T3 बिलोंग्स टू R। समझ गए? अब मुझे एक बात का जवाब दे दो, अगर T1 T2 R से बिलोंग करते हैं तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। समझ गए? और T2 T3 R से बिलोंग करते हैं तो इस बात का मतलब क्या है? T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T3। तो अगर T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रेंट है, तो क्या T1 T3 के भी कॉन्ग्रेंट होगा? होगा ना? तो इसका मतलब कह सकते हैं T1 T3 से भी रिलेटेड होगा। तो इसका मतलब ये ट्रांसिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये रिलेशन जो है ट्रांसिटिव भी है। तो ये रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, तो क्या ये इक्विवेलेंस है? हाँ, ये इक्विवेलेंस है। अभी लिखना भी सीखेंगे इसको। बात समझ में आई ये वाली? अच्छे से आई? पक्का आ गई? चलो, अच्छा, एक और देता हूं। जस्ट एक मैंने लिया, एक सेट लिया मैंने, एक रिलेशन ली Z टू Z। क्या मतलब है? इंटीजर टू इंटीजर पे लगी हुई है। पहला सेट भी इंटीजर है, दूसरा भी क्या है? इंटीजर। चलो, लगी हुई है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक रिलेशन है R, वो क्या है? X कॉमा Y सच दैट टू डिवाइड्स
x minus y where x comma y belongs to set A, जहां पे x और y किससे बिलोंग करता है? सेट A से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ x की पॉसिबल वैल्यू क्या है? अब एक नहीं z है ना, z पे लगी हुई नहीं, ऑल इंटीजर। y की पॉसिबल वैल्यू क्या है? ऑल इंटीजर। समझ गए? पहले मैं एक बात पूछ रहा हूं, मुझे उस बात का जवाब देना। आपको ये रिलेशन समझ में आ गई? भाई बातें नहीं प्लीज, बातें करना तो क्लास से बाहर भाई। आपको ये समझ में आ गई रिलेशन? पक्का आ गई? एक सिंपल सी बात, एमसीक्यू बेटा बहुत पूछ सकता है, मुझे एक बात का जवाब दे दो। अब उत्पल ही बताएगा, उत्पल क्या 1,2 R से बिलोंग करता है? कह रहा है हाँ करता है। सक्षम तू? देखो दोनों ही बातें कर रहे थे, एक तो गलत कह रहा है, एक कुछ कह ही नहीं रहा। एग्जैक्टली चलो अभी जागा भाई। ये 1,2 R से बिलोंग नहीं करेगा, फॉल्स है। R से कौन से एलिमेंट बिलोंग करेंगे? जिनको माइनस करने पे 2 से डिवाइड होता है। तो माइनस कर लो, कितना आ रहा है? -1। क्या -1 2 से डिवाइड होता है? नहीं, तो ये R से बिलोंग नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? कौन से एलिमेंट बिलोंग करेंगे, कौन से एलिमेंट बिलोंग नहीं करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी? बताओ। होगी। रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? कि दुनिया का हर एक इंटीजर खुद से लिंक होना चाहिए। अच्छा 1 और 1 को माइनस कर लो, कितना आ रहा है? 0। 0 हर किसी से डिवाइड होता है। 2 और 2 को माइनस कर लो, क्या आ रहा है? 0 हर किसी से डिवाइड होता है। 3 और 3 को माइनस कर लो, क्या आ रहा है? 0। 0 हर किसी से डिवाइड होता है। तो हाँ भाई ये तो क्या है भाई? रिफ्लेक्सिव है। आप इमेजिन करके देख लो। कर लिया? अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर ए भी है तो बी भी होना चाहिए। चलो एक बार मैं तुम्हें एग्जांपल लेके पूछता हूं, क्या 2,6 R से बिलोंग करेगा? अरे बोलो नहीं प्लीज यार। करेगा? माइनस कर लो, कितना आ रहा है? 2 - 6 -4, और -4 को 2 से डिवाइड करता हूं, कितना आ रहा है? -2 आता है। तो -4 2 से डिवाइड होता है। देखो 2 - 6 कितना करा? -4, और ये 2 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये R में आएगा। अच्छा 2,6 R में आ रहा है, तो क्या 6,2 भी R में आ रहा है? क्या देखना एक बार। आ रहा है? आ रहा है। चलो एक और थोड़ा सा, अभी ये हल्का हम हिंट ले रहे हैं, एक और ले लेते हैं 3 और 5। चलो 3 और 9 ले लेते हैं। क्या 3 और 9 R में आएगा? माइनस करने पे अगर इवन नंबर आ रहा है तो R में आएगा यार। अगर 3 और 9 R में आ रहा है तो क्या 9 और 3 भी R में आ रहा है क्या? भाई हाँ आ रहा है, ये भी आ रहा है भाई। कुछ ना कुछ हिंट मिला है ना भाई। बट लेकिन हम ऐसा कितना सोचेंगे? जब भी कभी मतलब क्या होता है ना, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो आपने थोड़ा सा इमेजिन तो कर लिया कि हाँ कहीं ना कहीं ये क्या है? सिमेट्रिक होगी। अब एक तरीका क्या होता है लिखने का, सपोज करो इस रिलेशन के अंदर कैसे ऑर्डर पेयर आते हैं? जिनको माइनस करने पे क्या होता है? 2 से डिवाइड होता है। ऐसे ऑर्डर पेयर आते हैं। तो आप लेट कर लो, x, y बिलोंग्स टू R। ये लेट कर लो। मैंने मान लिया एक ऑर्डर पेयर है जो किससे बिलोंग करता है? R से बिलोंग करता है। मतलब किससे बिलोंग कर रहा है? इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि मैं सबको चेक नहीं कर सकता, है ना। अब कर लिया। अब अगर ये R से बिलोंग करता है तो इस बात का मतलब क्या है? डिविजिबल बाय 2। इस बात का मतलब है 2 डिवाइड्स x माइनस y। ये इस बात का मतलब है भाई। ये क्या है? इस बात का मतलब है। अच्छा अब ना एक काम करते हैं, y, x R से बिलोंग कब करेगा? जब 2 डिवाइड्स y माइनस x, है ना भाई। अब थोड़ा सा इससे समझने के लिए मेरे पास ये रिजल्ट है, इससे मुझे चेक करना है क्या जो 2 है वो y माइनस x को डिवाइड करता है। एक बेसिक प्रॉपर्टी भी पढ़ रखी है कि अगर 2 a माइनस b को करता है तो 2 b माइनस a को भी करेगा ही करेगा, बस नंबर नेगेटिव हो जाता है। बट लिखना कैसे वो देख लो। अगर 2 डिवाइड्स x माइनस y, तो लेट कर लो, लेट x माइनस y इज इक्वल टू 2m, क्योंकि अगर ये 2 के टेबल में कहीं ना कहीं तो आएगा, वेयर m बिलोंग्स टू z। सही है। अच्छा अब एक काम करते हैं, हम क्या निकालते हैं? y माइनस x निकालते हैं। y माइनस x में से माइनस कॉमन निकाल दो। ऐसे लिख सकता हूं। यहां पर x और y क्या है? इंटीजर्स है हमारे। चलो अब x माइनस y की वैल्यू कितनी थी? 2m। तो हम y माइनस x को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू माइनस m लिख सकते हैं। इसका मतलब y माइनस x भी किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। और y माइनस x अब तो सारे नंबर थे जो ये किसके रिस्पेक्ट में? इस वाले ऑर्डर पेयर के रिस्पेक्ट में। अगर x y R में आ रहा है तो उससे पता लग रहा है कि y माइनस x भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर y माइनस x भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, y, x बिलोंग्स टू R। ऐसे लिख सकता हूं।
लिख सकता हूं मैं ऐसे। और अगर एक्स वाई भी आर में है, वाई एक्स भी आर में है, तो इसका मतलब क्या सिमेट्रिक होगी? हाँ, ये क्या होगी? सिमेट्रिक। तो इस केस में सिमेट्रिक भी होगी। समझ में आई बात? अब बात करते हैं किसकी? ट्रांसिटिव की। ट्रांसिटिव क्या होना चाहिए? ए बी है, बी सी है, तो क्या होना चाहिए? ए सी होना चाहिए। अब जरा सुनना एक बार यार, पहले इमेजिन कर लेते हैं। पहले एक ऑर्डर पेयर ले लिया, 3,9 क्या आर से बिलोंग करेगा? हाँ करता है ना? अगली बार ले लेते हैं 9,7 क्या आर से बिलोंग करेगा? करेगा, है ना? क्या अब 3,7 भी आर से बिलोंग कर रहा है? चेक करने पर हाँ कर रहा है। कहीं ना कहीं हिंट मिला कि कर रहा है। ऐसे एक दो बार और सोचोगे तो वो भी हो जाएगा, है ना? तो अगर मान लो तुक्का भी लगाना हो तो दो चार दिख रहे हैं तो शायद आप लगा दो हाँ ट्रांसिटिव है। एक तो तुक्का हो गया। या ध्यान से देखो, अब जब भी कभी ऐसा हो आप श्योर ना हो तो किस तरीके से लिखना होता है ऐसे क्वेश्चन? रिफ्लेक्सिव का तो भाई तूने इमेजिन कर लिया। वैसे अभी मैं एक दो क्वेश्चन लिखवाऊंगा इसके, बस अभी समझा रहा हूं कि कैसे चेक करना है। अब जैसे ट्रांसिटिव की बात करते हैं, ट्रांसिटिव जब भी चेक करना हो ना बच्चों, अब आपको बताए ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। तो पहले ए बी बी सी खुद लेने हैं। तो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। भाई मुझे दो ऑर्डर पेयर चाहिए थे, तो एक बार एक्स वाई ले लिया, एक बार वाई जेड ले लिया। बस यहां पर y होना चाहिए, जेड आप कुछ भी ले लो, जेड पी ए जो लेना वो ले लो। समझ गए? ये दो ले लिए। और यहां पर बताना एक्स वाई जेड होगा क्या? एक्स वाई जेड क्या होंगे? इंटीजर्स। यहां पे एक्स वाई जेड क्या होंगे? इंटीजर्स। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब इसके बाद क्या करेंगे? अगर एक्स वाई आर से बिलोंग करता है तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है 2 डिवाइड्स एक्स माइनस वाई। इस बात का मतलब है 2 डिवाइड्स एक्स माइनस वाई। सही है? और ये भी तो बिलोंग कर रहा है। इस बात का मतलब क्या है? एंड या हम यहां भी लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड, क्योंकि ये दोनों बिलोंग करते हैं। सही है? अब ट्रांसिटिव के लिए क्या होना चाहिए? अगर 2x माइनस जेड को भी डिवाइड कर दे तो वो ट्रांसिटिव हो जाएगा, है ना? अब थोड़ा वही हम थोड़ा सा मैथ लाएंगे यहां पर अपनी। 2 अगर x माइनस वाई को डिवाइड करता है तो मैं लिख सकता हूं लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2m। ऐसे लिख सकता हूं। 2 कोई भी इंटीजर, m कोई भी इंटीजर है, और अगला y माइनस जेड को मैंने क्या लिख लिया? 2n, जहां पर m और n क्या है? इंटीजर्स। सही है? जहां पे m और n क्या है? इंटीजर्स। अब मुझे चेक करना है कि x माइनस जेड भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अब ऐसे वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं, इनको जनरली ऐड कर दिया करो, या थोड़ा बहुत कोई दिमाग लगा लो अपना, जैसे भी करना है। यहां से y की वैल्यू निकाल के यहां डाल दो। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं ऑन एडिंग तो क्या हो जाएगा? y से y कैंसिल, यहां पर 2m प्लस 2n, 2 कॉमन निकाल दो, m प्लस n। तो अब अंदर कुछ भी हो भाई, ये 2 से डिवाइड तो हो रहा है, हो रहा है। तो इससे क्या पता लगा? x माइनस जेड भी तो 2 से डिवाइड होता है। पता लग गया? तो अगर x माइनस जेड 2 से डिवाइड होता है तो इस बात का मतलब होता है क्या? x कॉमा जेड जो है वो किससे बिलोंग करता है? r से। तो अगर x y है, y z है, तो x z भी आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गई? ट्रांजिटिव हो गई। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हो गई? ये ट्रांजिटिव। अभी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव, तो ये क्या हो गई? इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। अब ना मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी कभार एमसीक्यू वगैरह में आता है। अगर कोई एक ऐसी रिलेशन है जो Z टू Z पे लगी हुई है, किस पे लगी हुई है? Z टू Z पे। ये बात याद रखना। और वो उसमें ऐसा कुछ डिवाइड है 2 3 4 5, वो हमेशा इक्विवेलेंस होती है। ये बात याद रहेगी, एग्जाम नजदीक है तो याद तो रहेगी भाई। कोई भी ऐसी डिवाइड वाली जो रिलेशन है जो किस पे लगी हुई है? इंटीजर्स पे लगी है, वो हमेशा क्या होती है यार? इक्विवेलेंस। सही है? एक बात और, अभी इससे पहले वाले रिलेशन कराई थी कॉन्ग्रुएंसी वाली। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी दोनों हमेशा क्या होती है? हमेशा क्या होती है? कौन सी थी भाई? इक्विवेलेंस होती है। समझ गए? ऐसी था जहां पर दो लाइंस पैरेलल बोलेगा, जहां पर दो लाइंस क्या बोलेगा? पैरेलल, वो भी हमेशा क्या होती है? इक्विवेलेंस होती है। ये कुछ 3-4 प्री डिफाइंड रिलेशन है, इनको फटाफट से याद ही कर लो। ये सब क्या होती है? इक्विवेलेंस होती है। बात समझ में आ गई? चलो अब ना मैं तुम्हें एक क्वेश्चन इसका लिख के दिखाता हूं, प्रॉपर करते कैसे टाइम। एक बार इसे नोट करना है तो कर लो। चलो भाई,
ये आपकी बुक है, इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी बुक का। एक सेट दे रखा है ए, बोलो नहीं प्लीज यार, x belongs to z, x belongs to z, ठीक है, और x जो है वो 0 से लेके 12 तक है, ठीक है, और इस पे एक रिलेशन गिवन है, गिवन बाय रिलेशन r, ये है a कॉमा b such that a minus b का मोड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। चलो ये क्या है, 4 का मल्टीपल। शो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मुझे शो करना है क्या है ये इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस कब होगी, जब ये रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांसटिव भी होगी। अब ये तो मुझे अब शो करना है, तो ये सब कुछ है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव भी है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं लिख के दिखाता हूं तुम्हें, सॉल्यूशन। जब भी एग्जाम में आए, अभी आपको समझ में आ गया। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 0 से लेकर 12 तक, है ना, 0 इंटीजर है, 0 1 2 3 4 से लेकर 12 तक। अब एक तरीका तो क्या होता है, आप इसकी रोस्टर फॉर्म बना लो, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर है सारे लिख लो और चेक कर लो। बट वैसे कभी बार चेक करने में क्या होता है, कभी ना कभी कुछ रह जाता है शायद, या दिख नहीं पाता तो पता नहीं लग पाता। जैसे मैं अभी कर रहा, देख लो एक बार कुछ रह तो नहीं गया, तो ऐसा हो जाता है। बेस्ट तरीका होता है थोड़ा इस तरीके से करो। देखो पहले बात करते हैं फोर रिफ्लेक्सिव की। भाई आप इस क्वेश्चन को तभी कर सकते हो जब आप इस स्टेटमेंट को, मानी इस क्वेश्चन को पूरा समझ लो। इसमें कौन से तो एलिमेंट आ रहे हैं जिनको माइनस करने पे वो क्या हो, 4 का मल्टीपल, है ना भाई। अब मुझे बताओ ये रिफ्लेक्सिव कब होगी? ये रिफ्लेक्सिव तब होगी जब 0 से लेके 12 तक जितने भी इंटीजर हैं सारे आपस में क्या हो, रिलेटेड हो, है ना। अब जरा सोचो एक बारी, 0 माइनस 0 क्या 4 का मल्टीपल होगा? होगा, 0 आ रहा है। 1 माइनस 1 0 आ रहा है, 2 माइनस 2 0 है, तो ये सारे रिलेटेड है, पता लग गया ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन ना कैसे वो देख लो, 4 रिफ्लेक्सिव। देखो भाई सिंस, एक मिनट देख लो भाई, a माइनस a इक्वल्स टू 0 होगा, होगा। 4 ऑल a बिलोंग्स टू सेट a में जितने भी एलिमेंट है अगर उनको खुद में से माइनस करो 0 आएगा भाई, आएगा ना 0। तो इसका मतलब विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि a कॉमा a बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि ये r की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, समझ गए। तो इस सेट के सारे एलिमेंट खुद से लिंक हो गए भाई, पक्का। तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। भाई बताओ किसको समझ नहीं आया ये चीज, ये लिखना समझ गए। अच्छा अब सुनो, 4 सिमेट्रिक। अब जब भी कभी किसी रिलेशन को सिमेट्रिक चेक करना हो कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले पहला ऑर्डर पेयर खुद लेट करना है। लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r। बताना यहां पर a और b किसके एलिमेंट होंगे, सेट a के। यहां पे क्या लिखूंगा, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट a। सही है, समझ गए सारे भाई। चलो अब इतना करने के बाद अगर a b सेट a से बिलोंग करता है, अच्छा अगर a b रिलेशन में है तो इस स्टेटमेंट का मतलब बताओगे क्या है कि a माइनस b का जो मॉडुलस है इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब मोड ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सही है, समझ गए। चलो अब इतना करने के बाद अब मुझे क्या, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, b कॉमा a भी होना चाहिए। अब मुझे बताओ b कॉमा a कब होगा, जब b माइनस a का मोड क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब बहुत सारे तरीके हैं, अब मैं जो आप लोग भी इस तरीके को फॉलो करना, इसे लेट कर लो। ये 4 का मल्टीपल है तो मतलब 4 के टेबल में कहीं ना कहीं आ रहा है, वेयर m बिलोंग्स टू z। सही है, समझ गए भाई।
अच्छा अच्छा, हमको पता है जब हम मोड को हटाते हैं, कुछ याद है इधर क्या आ जाता है? प्लस माइनस a माइनस बी की वैल्यू आ गई, सही है ना? अब मैं एक बार क्या करता हूं, मैं क्या निकाल रहा हूं, एक बार b माइनस ए निकाल रहा हूं। क्या आप लोग बता सकते हैं मैं b माइनस ए क्यों निकाल रहा हूं? मुझे कैसे पता लगा ये निकालना है? क्योंकि मुझे चेक करना है कि b कॉमा ए आ रहा है नहीं आ रहा। तो b कॉमा ए तभी आएगा जब b माइनस ए किसका मल्टीपल होगा? 4 का। तो मुझे निकालना पड़ेगा। चलो अच्छा, क्या इसकी हेल्प से मैं प्रूव कर सकता हूं ये 4 का मल्टीपल है? देखो कैसे करेंगे भाई, ये a माइनस बी है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आप किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं है परेशानी। अच्छा, अब इस a माइनस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? प्लस माइनस 4m। इस 4 को प्यार से बाहर निकाल लो, यहां हो जाएगा माइनस प्लस m। सही है, मोड होगा तो खैर m भी बच जाएगा। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखो, हमें अंदर से मतलब ये बाहर 4 आ गया, इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल हो गया। इंप्लाइज दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। b माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। भाई ये 4 का मल्टीपल हो गया, हो गया। और अगर ये 4 का मल्टीपल है तो ऑब्वियसली ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब b कॉमा ए बी किस में आएगा? r में आएगा। सही। तो भैया अगर a कॉमा बी r में थे तो b कॉमा ए भी r में आ रहा है, ये दिख गया इस चीज से। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ये क्या हो गई? सिमेट्रिक रिलेशन हो गई। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? हाँ बोल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो अपने तरीके से भी कर सकते हैं। कह रहा है सर आपने मोड को खोल, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी करो। बी हाँ वही नहीं, माइनस कॉमन ले लो, बन जाएगा अपना बी माइनस। ठीक है, वो तो अपने अपना लॉजिक है यार, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगला ट्रांसटिव। भाई लॉजिक किसी का कैसा भी हो सकता है फॉर ट्रांसटिव। ट्रांसटिव के लिए क्या कंडीशन होती है? ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए। तो सबसे पहले काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ट्रांसटिव के लिए हमेशा 2 लेट करने हैं, एंड 2 ऑर्डर पेयर टू आर वेयर ए बी सी किसके एलिमेंट होंगे बताना? ए बी सी किसके एलिमेंट हो गए? सेट ए के। चलो बोलो नहीं भाई प्लीज, चलो। अच्छा, अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो इस बात का मतलब क्या होगा? मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और बी कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है, इस बात का मतलब क्या है? मॉड बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो मैं दोनों को एक ही स्टेटमेंट में लिख देता हूं। इंप्लाइज दैट मॉड ए माइनस बी एंड मोड बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये भैया 4 के मल्टीपल है दोनों। सही है। अब ट्रांसटिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। अब बताओ ए कॉमा सी आर में कब होगा? जब मॉड ए माइनस सी क्या होगा? 4 का मल्टीपल होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट ए माइनस बी को 4m एंड बी माइनस सी को 4n होगी, वेयर m कॉमा n किससे बिलोंग करेगा? z से। चलो यहां से अगर मैं a माइनस बी की वैल्यू निकाल दूं कितनी आएगी? प्लस माइनस 4m। एंड यहां से मैं b माइनस सी की वैल्यू निकाल दूं कितनी आएगी? प्लस माइनस 4n आएगी। समझ गए? बात समझ में आ गई? अब एक काम करते हैं, मुझे चाहिए क्या? मोड a माइनस सी। नाउ मोड a माइनस सी, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना है भाई। इस मोड a माइनस सी को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? एक बार मैंने b को माइनस कर दिया और b को प्लस कर दिया, क्योंकि मुझे a माइनस बी और b माइनस सी की वैल्यू पता है। लिख सकता हूं a माइनस बी की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 4m। b माइनस सी की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 4n। अच्छा, यहां से 4 कॉमन आ गया, तो इसका मतलब 4 प्लस माइनस m प्लस माइनस n, ये हो गया। अंदर एक इंटीजर ही होगा, बाहर क्या था? 4 था, तो इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल हो गया। इंप्लाइज दैट अगर ये 4 का मल्टीपल है मॉड a माइनस सी, तो इसका मतलब क्या हो गया? a कॉमा सी किससे बिलोंग करेगा? r से। अब ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी आ रहा है उस केस में, तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या है? एक
ट्रांजिटिव रिलेशन है। बात समझ में आई है ना। अब एक चीज, अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये क्या हो गई, एक इक्विवेलेंस हो गई। तो मैं एक बार यहां पे लिख रहा हूं, इस रिफ्लेक्सिव वाले केस को हटा दो एक बार, है ना। चलो अब यहां पर एक छोटी सी बात और सीखनी है आपने, फिर आपके इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट खत्म। चलो अब सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore R is reflexive, therefore R is equivalence relation। चलो समझ गए। अब ना यहां पर इस क्वेश्चन में एक बात है, इस क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, find the set of all elements which are related to 1। find, भाई ये भी आता है बहुत बारी, find the set of all elements which are related to 1। ऐसे बोल देगा या एग्जाम में बोल देगा, पता है क्या इस क्वेश्चन को, find इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, और इस बात को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, इसका मतलब है एक ब्रैकेट में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। समझ गए। अब इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है, आपने उन एलिमेंट्स का सेट फाइंड करना है जो 1 से रिलेटेड है इस रिलेशन के अंदर। तो सबसे पहली बात, इस रिलेशन के अंदर 1 से कौन कौन सा एलिमेंट रिलेटेड होगा, वो कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं। एक तो आप मैनुअली कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, लेट 1, x बिलोंग्स टू r। कर लिया। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। अगर 1, x r से बिलोंग करता है तो मुझे बताओ इस बात का मतलब क्या है, मोड 1 - x इज अ मल्टीपल ऑफ 4। बस ये लिखने के बाद देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 या पॉसिबल सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 1, ऐसे एक सेट बना लो। अब यहां पर ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 0 से लेके 12 तक। सबसे पहला एलिमेंट उठाओ 0। 1 - 0 क्या 4 से मल्टीपल है, नहीं। अगला 1 - 1 क्या 4 का मल्टीपल है, 0 आ गया 4 का मल्टीपल है, तो पहला आ गया 1। 2 रखो, 1 - 2 1 आ रहा है, 4 का मल्टीपल नहीं है। 3 रखो, 2 आ रहा है, 4 का मल्टीपल नहीं। 4 रखो, 3 आ रहा है, 4 का मल्टीपल नहीं है। 5 रखा तो 4 का मल्टीपल आ गया, है ना। अगली बार रखोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। इसके बाद कुछ और नहीं आएगा। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हो गई। समझ गए भाई, ऐसे क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। इसके बारे में एक बात याद रख लेना, अगर मान लो मुझे 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी होती है, निकाल सकते हो। कोई भी 2 इक्विवेलेंस क्लास कभी उनमें कभी कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होते, 2 की इक्विवेलेंस क्लास अलग होगी। अब जैसे इसमें क्या है, इसकी इक्विवेलेंस क्लास में 1, 5 और 9 आ रहे हैं, तो अगर मैं 5 की भी इक्विवेलेंस क्लास निकालूंगा ना, सेम यही आएगी। समझ गए भाई। तो ये था भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट रिलेशन का। सारी बात समझ में आ गई। ये तुम्हारा 12th के सारे कॉन्सेप्ट थे भाई। अब इनको अच्छे से करने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।